कमाल हो गया, गयूर बलोच ने ताया साईं के सामने असफरीन की हिमायत कर ली। यकीन नहीं आता। सारा बेड पर लेटे गयूर की बहादुरी पर हैरान हो रही थी। खैर, मुझे उस गंवार इंसान से क्या लेना देना। मेरा जहान एक दफ़ा आ जाए और मुझे इस बलोच ख़ानदान से दूर ले जाए। उसने तकिए के नीचे से अपना निकाहनामा निकाल कर सीने से लगाया। जहान, कहाँ हो तुम? पिछले 3 माह से तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। इसी दौरान उसका फ़ोन बजा। हेलो। दुबई का नंबर स्क्रीन पर जगमगाता देखकर उसके दिल ने गवाही दी थी कि ये जहान ही होगा। सारा, जहान बात कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ ने ही सारा को करार बख्शा था। जहान, कहाँ हो तुम? तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है कि तुम्हारे बगैर मैं कितनी अजियत में ज़िंदगी गुजार रही हूँ? जहान की आवाज़ सुनते ही वो अपना ज़ब्त खो बैठी। मैं रियाज आ गया था। तुम्हारे भैया की मौत के बाद वहाँ रुकता तो गयूर मुझे भी मार देता। यहाँ आकर किसी से राब्ता नहीं किया। अभी 1 हफ्ते पहले दुबई आया तो पहली कॉल तुम्हें की है। उसने हर बात तफसील से बताई। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो गया है? उसके पास भी बताने के लिए बहुत कुछ था। नहीं, वो हर बात से लाइल्म था। गयूर और असफरीन की शादी कर दी गई है। क्या? उसे लगा सारा ने उस पर आसमानी बिजली गिरा दी हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ जहान, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। वो अपना रोना रोने लगी। गयूर और असफरीन की शादी कैसे हो सकती है? उसके सवाल पर सारा ने पंचायत के फैसले से लेकर असफरीन की रुखसती तक की हर बात उसे बताई। हमारे किए की सज़ा असफरीन ने भुगती है। वो अफसुर्दा हुआ था। ऐसा नहीं है, असफरीन गयूर के साथ बहुत खुश है। उसकी फिक्र ना करो जहान, प्लीज़ मेरा कुछ ख्याल करो। उसे अपनी पड़ी थी। जहान, सारा के कमरे में आती असफरीन ने उसकी ज़ुबान से जहान का नाम सुना था। कोई आया है शायद। जहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कदमों की आहट सुनकर सारा ने राब्ता मुनक़ता किया। सारा, ये तुम्हारी कॉफ़ी। कमरे में आकर असफरीन ने उसे कॉफ़ी थमाई थी। थैंक्स। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सब ठीक है? उसे सारा के तासुरात किसी चोर से मिले जुले लगते थे। हाँ, उसने झूठी मुस्कुराहट सजा कर कहा। मैं चलती हूँ। जाते जाते असफरीन की नज़र सिरहाने पर गई जिसके नीचे कोई कागज़ छुपाया गया था। मैं कुछ देर आराम करूँगी, दरवाज़ा सही से बंद कर देना। सिरहाना ठीक करते सारा ने कहा। ठीक है। होंठ चबाती वो कमरे से निकल गई। सारा जहान से बात कर रही थी। दुनिया में एक जहान थोड़े ही है। कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते वो सारा की बातों के मुतालिक ही सोच रही थी। क्या हुआ? गयूर की कॉल आई तो उसने सिंगार मेज पर रखा फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की। ना सलाम ना दुआ, हमारे साथ रह रहकर हम जैसी ही हो गई हो। मौका मिलते ही उसने तंज किया। सॉरी, अस्सलामुअलैकुम बलोच साहब, कैसे हैं? उसने रस्मी गुफ्तगू का तरीका इख्तियार किया। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती है तो हमने सोचा हम ही याद कर लें। 3 दिन से हम घर से बाहर हैं मगर तुमने एक लम्हे के लिए भी हमें याद नहीं किया होगा। उसने शिकवे उंगलियों पर रटे हुए थे। तुमसे की जाने वाली हर बात बहस में तब्दील होकर ख़त्म हो जाती है और फिर तुम मुंह फुला लेते हो। वो साफ गोई से बोली। तुम जैसे हमें मना लेती हो ना फिर। उसने सांस खींचते हुए हसरत जाहिर की। घर आ रहे हो ना आज? तुम कहोगी तो नहीं आएंगे, वो दिलरुबा अंदाज में बोला। मैंने कह दिया कि अभी आ जाओ तो आ जाओगे। अब वो उसका इम्तहान लेने लगी। हाँ, तुम कहकर तो देखो। वो भी पूरे एतमाद था। ठीक है, अभी आ जाओ, उसने चालाकी से कहा। कमरे का दरवाज़ा खोलो, हम दरवाजे पर ही खड़े हैं। उसकी बात नाकाबिले यकीन थी। फिर भी असफरीन ने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। गयूर अब्बास बलोच जो कहता है वो करके भी दिखाता है। उसके सामने शेखी बिगाड़ता वो कमरे में दाखिल हुआ। तुम तो कल आने वाले थे ना? वो अभी तक सदमे में थी। कमाल हो गया, तुम दुनिया की वाहिद बीवी हो जो शोहर के घर जल्दी आने से परेशान है। अपनी पिशावरी चप्पल उतारता वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो चप्पल उठाने के लिए आगे बढ़ी तो गयूर ने उसे टोक दिया। हमारे हाथ सलामत है, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। उसने खुद ही अपने जूते उठाए। पर तुमने ही तो कहा था। उसे ड्रेसिंग रूम में जाता देख वो पीछे से बोली। हमसे गलती हो गई थी, माफ़ कर दो। अब हम ही कह रहे हैं कि आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ड्रेसिंग रूम से वापस आते गयूर ने उसके सामने हाथ जोड़कर तौबा की थी। मैं तुम्हें समझते समझते पागल हो जाऊंगी, उसने उकता कर कहा। तुम्हें किसने कहा है कि तुम अभी पागल नहीं हो? गयूर ने हैरान शक्ल बनाई। आधी पागल तो हो गई हूँ, आधी मुस्तकबिल में हो जाऊंगी, उसने दूबदू जवाब दिया। ठीक है, फिर हम तुम्हें पागल खाने छोड़ आएंगे। वो उसकी हर बात का उल्टा जवाब देकर महजूज हो रहा था। तुमसे मुझे उम्मीद भी यही है। खफा चेहरा लिए वो कमरे से ही निकल गई। जारी, हम मजाक कर रहे थे। कमरे से निकलते हुए उसे गयूर की चहकती आवाज़ सुनाई दी।
जहान ने सारा से कॉल पर यहाँ के सब हालात मालूम कर लिए थे और साथ ही उससे वादा भी कर लिया था कि पाकिस्तान आकर उसे इन सब से बहुत दूर ले जाएगा। मगर इन हालात में पाकिस्तान आने की हिमाकत करने का उसका कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ असफरीन ने सारा की अदम मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेने का फैसला कर लिया था। उसे शक था कि जो कागज़ सारा छुपा रही है उसमें ही कोई गहरा राज दफन है जिससे उसकी और जहान की ज़िंदगी जुड़ी है। सारा अस्करी बेगम के हमरा किसी रिश्तेदार की तरफ गई थी। शाम से पहले उनकी वापसी के कोई आसार नहीं थे और इसी बात का फ़ायदा असफरीन ने उठाया था। या अल्लाह, निकाहनामा! बहुत मेहनत के बाद उसे सारा की अलमारी के कोने में छुपा निकाहनामा मिला था। इसका मतलब जहान और सारा ने खुफिया निकाह कर रखा था। मगर क्यों? एक नई तलाश ने उसे आ घेरा था। भाभी! ज़हूर की आवाज़ सुनते ही उसने निकाहनामा वापस उसकी जगह पर रखकर अलमारी बंद कर दी। हाँ, अपने होश बहाल करती वो नॉर्मल हुई थी थोड़ी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं सारा को बुलाने आई थी। मेरे जहन में ही नहीं रहा कि वो घर पर नहीं है। कनपटी पर उंगली रगड़ते उसने बहाना गढ़ा। भाड़ में गई सारा, आपका इकलौता देवर भूखा फिर रहा है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। पेट पर हाथ फेरते उसने मजलूमों वाली शक्ल बनाई। ठीक है चलो। वो उसकी हमराही में कमरे से निकल गई। रात गए तक वो निकाहनामे के मुतालिक ही बैठकर सोच रही थी। जहान की बेवफाई से ज़्यादा उसे सारा की दलेरी पर हैरानी हुई थी। बलोच ख़ानदान की सख्ती देखते हुए भी सारा ने ऐसा इंतहाई और इतना बड़ा कदम उठा लिया था। अगर बलोच ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को आलम के बारे में अगर बलोच खानदान के किसी भी फर्द के इल्म में ये बात आ जाती तो लाशों के ढेर लग जाते। फिर ना तो जहान जिंदा बचता और ना ही सारा। मगर उन दोनों ने ये कदम उठाया क्यों था? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे बात करूं। अगर यहाँ किसी के सामने ऐसा कुछ भी कह दिया तो खुद गयूर मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। जाहिर है मोहतरम की प्यारी और मासूम कज़न की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी सरजद हो जाएगी। हाथों की उंगलियां बजाती वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। हम तो तुम्हारे बिल्कुल पास हैं, तो आधी रात को किसकी याद तुम्हें सोने नहीं दे रही? करवट बदलते गयूर की नज़र पहलू में बैठी असफरीन पर गई तो उसने आंखें मलते हुए पूछा, नींद ना आने की एक ही वजह तो नहीं होती ना बलोच साहब? उसकी आधी रात को की जाने वाली तफ्तीश पर वो भी तप कर बोली थी, हमें तो इसकी एक वजह ही पता है, सो पूछ लिया। उसने भी कोहनी सिराने पर टिकाकर हाथ पर मुंह रखे बीवी की तरफ देखा। मेरे सर में दर्द है, वो खुद ही अपना माथा दबाते हुए बोली। हम दबा दें? वो यूं उछल कर बैठा जैसे अभी हाँ में जवाब आते ही सर दबाने लग जाएगा। आप तो मेरा गला ही दबा दें, वो उकताई थी। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो क्या हमें भी सर दर्द करवाओगी? लाइट बंद कर दो और बालकनी में जाकर तारे गिनो, हवा लगवाओ खुद को, अफाका होगा। करवट बदल कर उसने कंबल मुंह पर ले लिया था, जबकि असफरीन ने भी तैश में आकर तमाम लाइट्स बुझाकर बालकनी का रुख किया। तैश में आकर वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में आ तो गई थी, मगर अब ठंड लगने लगी थी। सर्द हवा की लहरें उसके गालों से टकरा रही थी। दुपट्टे से उसने खुद को मुकम्मल ढका तो हुआ था, मगर इतनी यखबस्ता हवाओं के आगे एक दुपट्टे की क्या मजाल थी। अब अगर वो इतनी जल्दी कमरे में वापस जाकर लेटती तो गयूर की दो चार बातें और सुनने को मिल जाती, या अगर कमरे में गर्म चादर लेने के लिए जाती और लाइट जलाती तो वो अच्छी खासी फिर सुना देता उसको। हर तरफ से उसी की शामत आनी थी, लिहाजा वो उसी तरह उस ठंड में कुल्फी बनने पर ही इत्तफा करने लगी। इंसान को शौक अपनी सेहत के मुताबिक पालने चाहिए। वो बालकनी की ग्रिल पर हाथ रखे खड़ी थी जब गयूर ने पीछे से आकर उसे गर्म शॉल ओढ़ाई थी। मुझे ठंड नहीं लग रही थी। उसने गयूर की तरफ रुख फेर कर सांस ली तो सुर्ख नाक देखकर गयूर को हंसी आई। हमें नहीं पता था कि हमारी बेगम हर बात को इतनी ताबेदारी से मानती है, वरना हम तुम्हें बालकनी से कूदने का मशवरा ज़रूर देते। उसकी सुर्ख नाक को उंगली मारते हुए गयूर खुद भी ग्रिल से टेक लगाए खड़ा हुआ। अगर कोई परेशानी है जारी तो तुम हमसे अपने दिल की बात कह सकती हो। उसे गुमसुम खड़ा देखकर गयूर अपनायत से बोला, कुछ नहीं है, बस सर में दर्द है मेरे। उसकी बात मुकम्मल होते ही गयूर दाएं कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया। हम जानते हैं कि तुम हमें अपना नहीं समझती, यही वजह है कि हमारे लाख पूछने पर भी हमसे अपना कोई भी दुख दर्द नहीं बांटती। लेकिन हमें थोड़ा वक्त दो जारी, हम वादा करते हैं
तुम्हें दिए गए हर दुख का अजाला करेंगे। फिर पहले की तरह तुम अपनी छोटी से छोटी बात भी हमसे बांटोगी भी और बात बात पर हमारा दिमाग भी खाओगी पहले की तरह। वो उसके दोनों कंधे थामे सच्चे दिल से वादा कर रहा था, जबकि उसने अब भी नजरें उठाने तक की जहमत नहीं की थी। गया वक्त कभी वापस नहीं आता बलोच साहब, और ना ही टूटा हुआ एतबार कभी वापस जुड़ता है। ना तो अब पहले जैसा कुछ है और ना ही कभी हो सकेगा। बेहतर होगा कि तुम भी इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि हमारे इस बेजोड़ रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं। उसकी बातों ने गयूर की गिरफ्त को धीमा कर दिया था। कोई आया है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने वहां से जाने का मौका मिलते ही दौड़ लगाने का सोचा। मुलाजमा होगी, हमने तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता गयूर उससे पहले कमरे में चला गया। ज़रा सी हकीकत तो बर्दाश्त होती नहीं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। गयूर के लम्हे में बदलते तेवर देखकर उसने दिल में कहा, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जारी चाहती ही नहीं कि हमारे दरमियान कुछ भी ठीक हो। उसे तो मज़ा आता है हमें तैश दिलाने में। वाह बलूच साहब वाह, एक गज भर की लड़की से ही जलील होना रह गया था आपके मुकद्दर में। वो भी पेचोताप खाकर वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया और कंबल में मुंह छुपाकर आंखें मूंद ली। गयूर बेड पर वापस बैठते उसने खुद उसे मुखातिब किया, हम सो गए हैं। उसने कंबल से मुंह निकाले बगैर कहा, कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब इतनी ही बर्दाश्त थी बस। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारे लिए इस घर में एक लम्हा गुजारना भी नामुमकिन होता। उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, कहना क्या चाहती हो? यहाँ कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं तुम पर? वो उठकर बैठा। क्या इतना जुल्म काफ़ी नहीं कि मैंने पिछले 3 माह से अपने भाइयों की आवाज़ तक नहीं सुनी? ना चाहते हुए भी दिल की बात उसकी ज़ुबान पर आ गई। वो तुम्हारे भाई नहीं है, ताया आज़ाद है। हम तुम्हारे शोहर हैं, इसलिए तुम पर हमारी हर बात मानना और हमारी खुशी का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। बहुत दिनों बाद असफरीन के लिए उसका लहजा सख्त हुआ था। इस हिसाब से तो आज़र भी तुम्हारा चचा आज़ाद था, तो फिर तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम पर मेरी खुशी का ख्याल रखना अपने कज़न के कत्ल का इंतकाम लेने से ज़्यादा फ़र्ज़ है। उसने हाजिर जमागी से जवाब दिया, ये पढ़े लिखों वाली बातें करके हमें लाजवाब ना किया करो और सोचना भी मत कि हम तुम्हें उन दोनों से मिलने देंगे। वो दोनों जानते थे कि जहान कहाँ है, लेकिन उन्होंने हमसे छुपा लिया। ऐसे झूठों से ना हम कोई वास्ता रखेंगे और ना ही तुम्हें रखने देंगे। इसलिए ऐसी बातें करके हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना फिर कहोगी कि हम जाहिल हैं। वो चिल्लाया न था, मगर आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर हुई थी कि असफरीन को वो बातें डांट से कम नहीं लगी। वो तो तुम हो, जाहिल भी हो और गंवार भी, और मैंने तुम्हें कॉफ़ी की वजह से थैंक्स कहने के लिए पुकारा था, पर मेरा खून जलाना तो तुम अपना अवलीन फरीज़ा समझते हो। कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने के बाद उसने कप लैम्प टेबल पर रखा और कंबल ओढ़ती रुख फेर कर सो गई। और हमारा पारा चढ़ाना तुम्हारी भी अवलीन तरजीह है। उसने भी लेटते हुए कंबल खींचा तो असफरीन पर से कंबल उतरने लगा। ये सोफे पर ही अच्छी थी, कम अज़ कम हमारे बेड पर हमारा राज तो चलता था। उसने कंबल वापस खींचा तो गयूर ने दिल में सोचा, निकाहनामा ढूंढने के बाद उसका अगला मरहला सारा के मोबाइल से जहान का नंबर निकालना था। चूंकि सारा को उस पर कोई शक व शुबा ना था, इसलिए यह काम उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सारा, मेरे मोबाइल में कुछ मसला हो गया है, मैंने एक कॉल करनी है, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए फ़ोन दोगी? वो सारा के कमरे में आई तो वो वापसी के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। या श्योर, सारा ने अपना मोबाइल उसे पकड़ा दिया। थैंक्स। हाँ मुआज़, कैसे हो? कमरे से मोबाइल ले जाते हुए उसने यूं जाहिर किया जैसे मुआज़ को कॉल मिलाई हो। बस किसी तरह जहान का नंबर मिल जाए। अपने कमरे में आकर उसने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री से कल आने वाली कॉल रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। ये तो दुबई का नंबर है। उसने कॉल के वक्त का अंदाज़ा लगाकर नंबर का इंतखाब किया और उसे अपने मोबाइल में महफूज किया। ये जहान ही हो सकता है, वरना दुबई में बलोच ख़ानदान का कौन सा रिश्तेदार बैठा है? वो मिनमिनाई, कॉल हो गई। इसी असना में सारा भी वहां चली आई। हाँ थैंक्स। उसने मोबाइल सारा को वापस कर दिया। कहीं कॉल तो की नहीं, इसने फिर मेरा फ़ोन क्यों लिया था? कमरे से निकलते हुए सारा ने कॉल रिकॉर्ड चेक किया। कहीं असफरीन ने कल मेरी बातें तो नहीं सुन ली और इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? उसकी छठी हिस्स ने काम किया। अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। हेलो, सारा के जाते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जहान का नंबर मिलाया तो 3 दफ़ा बेल जाने के बाद कॉल उठा ली गई। जहान, उसने फ़ौरन आवाज़ पहचान ली। शोना, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो हक्का बक्का रह गया। ये अहम नहीं, अहम ये है कि तुम कहाँ हो।
تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے کیے کی کتنی بڑی سزا ملی ہے ہم سب کو؟ تم تو قتل کر کے چلے گئے اور یہاں ہم بلوچ خاندان کے غضب کا نشانہ بنے ہیں۔ شکوہ کرتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ تمہاری قسم شونا، آذر کو میں نے نہیں مارا۔ وہ بھی رنجیدہ ہوا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے آذر کو بھی مارا ہے اور سارا سے خفیہ نکاح بھی کیا ہے۔ سب جانتی ہوں میں جہان خان آفریدی، اس نے بھی ہر لحاظ آج بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ سارا سے نکاح میں نے ضرور کیا تھا، مگر صرف بلوچ خاندان کو رسوا کرنے کے لیے، اور رہا سوال آذر کا تو اسے میں نے نہیں، خود اس کی سگی بہن سارا نے قتل کیا ہے شونا۔ اس نے بھی موقع ملتے سب سچ اگل دیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ تمہاری قسم شونا، تمہارا جہان تمہاری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس نے اب کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم پاکستان آؤ گے اور ساری سچائی بلوچ خاندان کے سامنے لا کر سارا کو بے نقاب کرو گے۔ اس نے شرط رکھی، جب کہو گی تب آ جاؤں گا۔ وہ بھی تیار تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی آیا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اور سارا کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ ہماری بات ہوئی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے رابطہ منقطع کیا۔ چھوٹی مالکن، آپ بڑی مالکن بلا رہی ہیں آپ کو۔ چھوٹی مالکن آپ کو بڑی مالکن بلا رہی ہے۔ ملازمہ نے دروازے پر ہی پیغام دیا اور واپس چلی گئی۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کرتی وہ واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یعنی جس جرم کی سزا میں پچھلے 3 ماہ سے کاٹ رہی ہوں وہ جہان نے کیا ہی نہیں۔ سب کچھ کرنے والی سارا ہے اور بھگتنے والی میں اور میرا خاندان۔ تمہیں تو اب میں نہیں چھوڑوں گی سارا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اسفرین عالم آفریدی جھوٹے اور فریبیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ پر کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے غیور کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ تھوڑی اداکاری کرنی پڑے گی، کام ہو جائے گا۔ پر کافی سوجھ بوجھ کے بعد وہ کمرے سے سیدھا کچن میں چلی گئی جہاں مدحت بیگم اس کی منتظر تھی۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد غیور گاؤں چلا آیا تھا۔ زمینوں کا حساب بھی کرنا تھا اور ساتھ ہی یوں غائب ہو کر وہ اسفرین کو اپنی موجودگی کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا مگر شریک سفر نے جھوٹے منہ بھی ایک بار احوال پوچھنے کے لیے ایک کال تک نہیں کی تھی۔ اوہ، تو ہماری یاد آ ہی گئی۔ وہ حویلی کے لان میں آگ سیک رہا تھا جب موبائل پر اسفرین کا نمبر جگمگایا۔ بولو، سلام کرنے سے تمہاری شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ آج اس نے بھی طنز کا موقع ضائع نہیں کیا تھا۔ بقول تمہارے ہم جاہل گنوار ہیں، اور جاہل گنواروں میں اتنی تمیز تو ہوتی نہیں۔ وہ باتوں میں آنے والوں میں سے نہ تھا۔ بلوچ خاندان میں بیوی سے ذرا سی لڑائی پر شوہر تمہاری طرح گھر چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ اس کے تیور آج بدلے بدلے تھے۔ بلوچ خاندان میں بیوی کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ شوہر کے آگے زبان چلائے۔ یہ تو ہم ہیں جس نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو حلق سے زبان کھینچ لیتا۔ اس نے بھی کلس کر جواب دیا۔ اسے تم سر چڑھانا کہتے ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے ایک بار بھی تم نے پوچھا مجھ سے کہ میں کس حال میں ہوں؟ مجھ سے کہتے ہو کہ تم سے دل کی باتیں شیئر کروں، پر تمہارے پاس میری باتیں سننے کا وقت ہوتا ہے غیور؟ یوں رشتے نبھائے جاتے ہیں؟ میں پھر سے تم پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں، لیکن تم… سامنے رکھے صفحے سے اس نے سب جذباتی جملے ایک سانس میں پڑھ کر غیور کے دل پر لاتعداد وار کر دیے۔ واقعی زاری، تم سچ میں… وہ خوشی اور بے یقینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، تمہیں اپریل فول بنا رہی ہوں، وہ تپ کر بولی۔ ہمیں معاف کر دو، ہم ہی گدھے ہیں، ہم ابھی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ نہیں، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، صبح آ جانا۔ غیور کی جلد بازی سے وہ گھبرائی۔ صبح تک کا انتظار کرتے کرتے تو ہماری جان نکل جائے گی۔ ہم ابھی تمہارے سامنے آ کر آمنے سامنے تم سے سب باتیں سننا چاہتے ہیں، تب جا کر ہمیں اعتبار آئے گا کہ قسمت نے پھر ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کھوئی دوست کو واپس پا سکیں۔ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اس نے کال کاٹی۔ غیور سنو تو… اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ لو جی، نئی مصیبت، اب سنبھالو اس بگڑے ہوئے بے وقوف بلوچ کو۔ اس نے موبائل فون سے اپنا ماتھا پیٹا اور پھر تپتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے صفحے کی گیند بنا کر سیدھا ڈسٹ بن کا نشانہ بنایا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ غیور کی گاڑی کا ہارن بجتا سنائی دیا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ تیز تیز قدموں سے لان سے گزرتا اندر ہی آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے برا بھی لگا کہ اپنے مقصد کے لیے وہ غیور کے جذبات سے کھیل رہی ہے، مگر اس بلوچ خاندان سے جان چھڑوانے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا لازم و ملزوم نظر آیا تھا۔ وہ اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہتی تھی۔
ایک بار ان سے ملنا چاہتی تھی، جو جہان کی بے گناہی ثابت کیے بغیر ناممکن تھا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زاری، ہم جانتے تھے کہ تم جاگ رہی ہوگی۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ اٹھلایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ صبح آ جاتے۔ غیور پنجوں کے بل اس کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ صبح تک کا انتظار کیسے کرتے؟ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اعتبار دیکھنے کی حسرت ہمیں کب سے تھی۔ ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں زاری کہ تم نے ہمیں اور ہمارے اس رشتے کو ایک موقع دیا۔ تمہاری قسم، اب تمہیں ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے ہم اپنے رشتے کو پھر سے وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے اسے توڑا تھا۔ یونیورسٹی میں ہماری طرف دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا نا، آج تمہاری طرف دوستی کا وہی ہاتھ ہم بڑھاتے ہیں۔ کیا ہم پھر سے اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر پوچھا۔ ہاں، اس نے ہاتھ ملایا۔ ہمیں ہماری زاری، ہماری پیاری سی دوست واپس لوٹانے کا بہت بہت شکریہ۔ غیور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔